Okay, good morning, students. So, today is your class where I am starting a new chapter, and a new chapter name is Classification of Elements and Periodicity in Properties. ठीक है ना? Classification of elements and periodicity इन प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि क्लासिफिकेशन करना क्यों था हमें एलिमेंट्स का, और क्यों जाननी थी ये पीरियोडिसिटी जो उसकी प्रॉपर्टी में है। ठीक है ना, ये हमें सोचना है। तो देखो, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 114 एलिमेंट्स। अब कौन सा एलिमेंट किस तरह से बिहेव करेगा और कौन सा एलिमेंट दूसरी तरह से बिहेव करेगा, किन प्रॉपर्टीज़, किस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है, किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग है, ये सब जानने के लिए हमें उनका क्लासिफिकेशन करना था। ये जानने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि मान लो कि एक एलिमेंट है, मतलब कुछ एलिमेंट्स है वो सेम तरह की प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, तो उन सब में से मेरे को अगर ये पता चल जाएगा कि एक ग्रुप में ये ग्रुप है एक, ये सब की प्रॉपर्टीज सेम है, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है, तो मैं इस काम के लिए इन सबको यूज़ कर सकता हूँ। और तो इन सब में से बेस्ट कौन सा, अगर मेरे को पता चल जाए, जैसे मैंने बोला इस समय में बेस्ट ये वाला था, तो मैं क्या करूँगा, इसको बेस्ट को चूज़ करूँगा। लेकिन अगर मान लो इस बेस्ट की कॉस्ट ज़्यादा है, तो मैं सेकंड बेस्ट के पास जाऊँगा और देखूँगा कि उसकी कॉस्ट में फ़र्क क्या है। अगर मेरे को कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी मिल रही है उसको यूज़ करने में, तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा। ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल आपने क्या देखा, आपने देखा मेटल्स में क्या होता है, आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स में उनको सेपरेट कर दिया था। फिर आपने देखा कि कंडक्टिविटी कैसी है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी में चले तो आपने देखा सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर जो है वो गोल्ड है, उसके बाद सिल्वर की वैल्यू आती है, उसके बाद किसकी वैल्यू होती है? कॉपर की वैल्यू आती है। हम यूज़ किसको करते हैं वायर्स में? कॉपर को। क्यों हमने थर्ड बेस्ट चूज़ किया? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ये चूज़ करेंगे तो लुट जाएंगे, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी है कि इसकी कॉस्ट जो जितनी कम है इससे, ठीक है ना, उसके हिसाब से जो इसने क्या कहते हैं हमें आउटपुट दे रखा है कि जो भी आप हमारे पास करंट फ्लो होगा वो बहुत अच्छा है कंपैरिजन टू, ठीक है ना। कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा कम हो गई, लेकिन इसकी जो कंडक्टिविटी है उसमें फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा, इसलिए हमने क्या किया, कॉपर का यूज़ किया, ठीक है ना। कॉपर को हम लोग बेस्ट कंडक्टर मानते हैं। उससे पहले हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते थे। क्यों? एल्यूमिनियम और सस्ता था इससे, लेकिन उसके एल्यूमिनियम की क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं थी। इसकी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, इसकी भी अच्छी नहीं है, लेकिन कॉपर की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी है, ठीक है ना। इसलिए क्या करा हमने, कॉपर को यूज़ किया एल्यूमिनियम वगैरह से के बजाय, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को ऐसे चूज़ कर सकते हैं। तो क्यों करना था साइनिंग का, क्या क्यों करना था क्लासिफिकेशन, वो हमें समझ में आ गया। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि अब ऐसे लिख सकते हो कि पीरियोडिक टेबल, जो भी इसके लिए हमने क्या बनाया, क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या बनाया, पीरियोडिक टेबल बनाई। तो पीरियोडिक टेबल में बी डिफाइंड एज अ टेबल विच क्लासिफाइज ऑल द नोन एलिमेंट्स in accordance with their property in such a way that elements with similar properties are grouped together and same vertical columns and dissimilar elements are separated from one another, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बताया, पीरियोडिक टेबल एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो कि एलिमेंट्स के हिसाब से है, ठीक है ना, जिसमें एक तरह के एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया है और दूसरे तरह के प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स दूसरे ग्रुप में रखे गए हैं। तो हर ग्रुप की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है ना। ऐसे डिवाइड किया है इन्होंने, जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का ऐसे किया, ठीक है ना। तो 10th क्लास में हमने बहुत अच्छे से देखा था क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना। उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये कैसे बनी पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री तो पता ही है आपको, पीरियोडिक टेबल कैसे बनी। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले डोबेनियर ट्रेड्स है, ठीक है ना, डोबेनियर ट्रेड्स। सबसे पहले डोबेनियर ट्रेड्स आए, ठीक है ना। ये ट्रेड्स क्या कहते थे, उसने सबसे पहले क्लासीफाई करने की कोशिश की। उसने क्या कहा कि जो मैंने उसने सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में लिखा था, ऐसे 9 एलिमेंट्स लिख दिए थे, ठीक है ना, ऐसे 9 एलिमेंट्स लिख दिए थे, ठीक है ना। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 बोल सकता हूँ, ठीक है ना, 7 8 9, ठीक है ना, ये बोल सकता हूँ। तो उसने क्या बोला कि अगर मैं एटॉमिक मास उस समय सिर्फ एटॉमिक मास के बारे में जानकारी आई थी, तो एटॉमिक मास के बारे में जब बात करी तो उसने कहा जो इसका एटॉमिक मास होगा और जो इसका एटॉमिक मास होगा, अगर उसमें उसका एवरेज ले लूँ तो एवरेज क्या होता है 1 + 3, जो भी इसका मास होगा, अपॉन 2,
जो इसका मास ऑफ 1 है, मास ऑफ 3, उनको ऐड करा और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो वो किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा। तो ऐसे इस तरह से मान लो कि अगर इसका मास 1 था, इसका मास 3 था उसके उसमें, तो बीच वाले का मास 2 होना चाहिए। तो ऐसा उसने कुछ बनाया था, उसने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। तो उसने बस ये टेक्निक बताई थी कि हाँ मैं अलग कर सकता हूँ, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था इससे कुछ पता नहीं चलता था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कुछ क्लासीफाई कर नहीं पाया वो। और क्यों क्लासिफिकेशन इतना छोटा था? क्योंकि उस समय पे एलिमेंट्स जो भी डिस्कवर हुए थे वो बहुत कम थे, ऐसे 9-10 एलिमेंट कुछ डिस्कवर हुए थे, ठीक है ना, जिनके बारे में। तो उसने 4 ट्रेड्स बनाई, ठीक है ना। पहली ट्रेड में उसने रखा आयरन, कोबाल्ट और किसको? निकिल को। आयरन, कोबाल्ट और निकिल को रखा, ठीक है ना। आयरन का वेट 55, इसका वेट लगभग 58, और निकिल का वेट कितना होता है? निकिल का वेट भी 58, ठीक है। उसने ऐसे रख दिया। तो उसने क्या बोला, जब हम इसका क्या कहते हैं एवरेज निकालेंगे तो लगभग इसका वेट बराबर आएगा, लगभग इनका वेट ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। उसने दूसरा में रखा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। लिथियम का वेट 3, पोटेशियम का वेट 39, सॉरी लिथियम का वेट 7, सॉरी, ठीक है ना। इसका वेट 23। तो जब 39 + 7 डिवाइडेड बाई 2 करोगे आप, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आएगा, तो आपका आंसर लगभग कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, ठीक है ना। 46/2 23 आ रहा था, यानी कि ये यहाँ पर ऐसे स्टैब्लिश हो जा रहा है। तो उसने ये बताया था, लेकिन उसके पास एलिमेंट्स बहुत कम थे, इसलिए क्या हुआ? डोमिनेट रेट क्या हो गया? फेल हो गया। ये था पहला और इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन। सेकंड स्टेप में कौन आया? न्यूलैंड आया। कौन है? ठीक है ना, न्यूलैंड, ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उन्होंने क्या बोला कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम होगी अगर अकॉर्डिंग टू हम मास उन्हें लगा दें। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कैसे बनाया? उन्होंने बनाया था जैसे लिथियम, ठीक है ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद नियॉन गैस हमने उस समय डिस्कवर नहीं करी थी, इसलिए फ्लोरीन के बाद उनके पास सोडियम आया, ठीक है ना, Mg, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के बाद हमारे पास फिर से पोटेशियम आया। हमारे पास कौन सी गैस नहीं थी? आर्गन गैस नहीं थी, ठीक है ना, और उसके बाद कैल्शियम। तो उन्होंने मतलब ऐसा करके बनाया कि हर 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन इसके बाद यहाँ तक तो ये प्रूव कर पाया, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो और जो भी एलिमेंट्स थे उनको वो नहीं डाल पाए। तो उनकी लिमिटेशन क्या थी कि उन्होंने अचीव तो कर लिया कि हाँ इसकी प्रॉपर्टीज सेम थी, इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम थी, इन दोनों की, इनकी प्रॉपर्टी ये सब प्रॉपर्टीज सेम शो कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी कैसी है? इनकी सेम आ रही थी। इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है बेटा? सेम आ रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि ये सिर्फ बहुत थोड़े एलिमेंट्स थे, और इसमें जो नए एलिमेंट्स आ रहे थे, जो कि आर्गन इसके बीच में आ जाता, या फिर यहाँ पर नियॉन आने वाला था, उनके बारे में ये कुछ नहीं कह पाए, और हाइड्रोजन के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसी कोई टेबल बनाई। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव तक क्या थे कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी वापस उसी की तरह है जो फर्स्ट एलिमेंट पे लगा हुआ है। तो फर्स्ट, 8th, 15 की प्रॉपर्टी सेम है, 2, 9 और 16 की प्रॉपर्टी सेम है, उन्होंने ये बताया, ठीक है ना। 16 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के बारे में बात करी जिनका वेट 40 U से कम था, ठीक है ना। तो और दूसरी बात, बाद में जब नोबल गैस आई तो इनकी ये प्रॉपर्टी भी फेल हो गई, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने नियॉन और आर्गन को डिस्कवर किया, इनके ऑक्टेव क्या हो गए? फेल हो गए, ठीक है ना। तो सेकंड जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया वो भी फेल हो गया। उसके बाद लोथार मेयर ने भी एक क्या कहते हैं क्या किया, उन्होंने प्लॉट दिया था। लोथार मेयर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लोथार मेयर क्या है, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉपर्टीज़ क्या करी, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस सब चीज़ों को कंसिडर किया अलग अलग एलिमेंट्स का, और फिर उसके बाद उनको क्लासीफाई कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, ग्राफ बनाया बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम, जो उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, एंड एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना, कि एक एटम का वॉल्यूम कितना है वो, और एक एटम का वेट कितना है। वॉल्यूम, एक एटम का वॉल्यूम और उसका क्या वेट, ये दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस किया उन्होंने, ठीक है ना, कि वॉल्यूम और वेट के बारे में डिस्कस करा, और वॉल्यूम और वेट जो है वो आपका ऐसे अलग अलग हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्राफ में प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। एक साइड क्या करा उन्होंने, एक साइड उन्होंने वेट रखा
और एक साइड उन्होंने क्या रखा, वॉल्यूम रखा, और उसके बाद ग्राफ प्लॉट किया कि किस तरह से उनका हिसाब चल रहा है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो लाइटर एलिमेंट्स है, जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स हैं, उनका रेशियो जो है वो बहुत कम है, और जैसे ये रेशियो आप सोडियम के पास पहुँचते हैं तो रेशियो बढ़ जाता है, पोटेशियम का रेशियो बढ़ जाता है, और कैल्शियम का, सीजियम का रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है ना। जितने भी अल्कली अर्थ मेटल है उनके लिए रेशियो की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके रेशियो की वैल्यू कम है इन कंपैरिजन। दैट मीन्स उनका जो वेट वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू वेट, ठीक है ना, बाकियों कम है। और ये हम क्या देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखते हैं कि जैसे हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो क्या साइज़ डिक्रीज़ करता है, साइज़ डिक्रीज़ करता है ना, यहाँ से आ जाता है साइज़ डिक्रीज़ करता है, ऐसे साइज़ इंक्रीज़ होता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे इधर जा रहे हो आपका वेट तो बढ़ रहा है और साइज़ भी डिक्रीज़ हो रहा है। वेट बढ़ने के साथ साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है, वेट बढ़ने के साथ साथ वेट बढ़ तो रहा है लेकिन साइज़ हमारा कम होता जा रहा है, इसकी वजह से इसका रेशियो क्या होता है, वो कम आता रहता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का रेशियो आपका आ जाता है। ये जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है ना, कि पहले लो, किसी का लो से शुरू करा हमने, ठीक है ना, ये लिथियम है, ठीक है ना, लिथियम के लिए, फिर सोडियम के लिए, फिर पोटेशियम के लिए, फिर रुबीडियम के लिए, और फिर सीजियम का और ऊपर, ठीक है ना। ये बढ़ता क्यों जा रहा है वेट टू वॉल्यूम रेशियो, क्योंकि ऊपर से नीचे भी वॉल्यूम बढ़ता है, ऊपर से नीचे भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वेट उतना बढ़ नहीं रहा। तो ये आपका ग्राफ इस टाइप से आता है। सोच में आई बेटा ये वाली बात। तो ये क्या था बेटा आपका, ये किसने दिया था, ये लोथार मेयर ने दिया था। किसने दिया था, थर्ड जो आपका नंबर आया था क्लासिफिकेशन का वो लोथार मेयर का आया था, लोथार मेयर का आया था, जो कि आपने 10th में नहीं पढ़ा इसके बारे में। तो लोथार मेयर ने क्या करा, लोथार मेयर ने वॉल्यूम और वेट, एटॉमिक वॉल्यूम और वेट के बीच में क्या रेशियो के ग्राफ बनाया, और उनको क्या कहते हैं, क्या करने की कोशिश करी, क्लासीफाई करने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो हमने देखा कि स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव एलिमेंट जो भी लिथियम पोटेशियम है वो टॉप पे है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे कैल्शियम वेल्शियम का नंबर है, ठीक है ना। और सारी की सारी जितने भी आपकी नोबल क्लासेस हैं उनका नंबर भी इसी रेंज में आ रहा है, यहाँ इस रेंज में आ रहा है, ठीक है ना। और सबसे नीचे कौन सा आएंगे, यहाँ सारे के सारे कौन सा आ रहे हैं, हेलोजेंस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा, हेलोजेंस। हेलोजेंस का साइज़ जो होता है वो सबसे छोटा रहता है, ठीक है ना। हेलोजेंस का साइज़ क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो हम सबसे नीचे देखेंगे कि हेलोजेंस है हमारे, ठीक है ना। तो ये उनका, ये लोथर मेयर की कहती है हमारे, जो भी उनकी खोज थी वो ये थी। इसके बाद मेंडलीव का लॉ आया, इसको क्या कहते हैं, सही करने के लिए। और क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ अचीवमेंट तो हासिल करी नहीं, और न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव तो वैसे भी गलत हो गई थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ 40 से अंडर के बारे में बात करने की बात थी, लेकिन उससे ऊपर को उन्होंने बात नहीं करी। जो भी जिसका भी एटॉमिक मास 40 से ऊपर गया उसके बारे में उन्होंने बात ही नहीं करी। तो हम अब क्या करते हैं, मेंडलीव के बारे में देखते हैं। चलो मेंडलीव के बारे में देखते हैं। हाँ, तो मेंडलीव ने क्या किया, हमें पता है कि मेंडलीव की एक पीरियोडिक टेबल आई थी, ठीक है ना। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो आई थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो आई थी, उस पीरियोडिक टेबल में क्या था हमारा, कि जो हमारा उसका लॉ था वो तो वही था, एटॉमिक मास ही था, एटॉमिक मास ही था। लेकिन जब ही वॉज पुटिंग द एलिमेंट्स इन द टेबल, तो उसने क्या किया, पहले उनकी प्रॉपर्टीज चेक करी, और जिसकी प्रॉपर्टी जिससे मैच कर रही थी उसने उसके नीचे उनको रखा, ठीक है ना। उसने ऐसा नहीं किया कि उसने एटॉमिक मास के हिसाब से रख दिया सबको, ऐसा कुछ नहीं किया उसने रखा। उसके बाद उसने देख के बताया कि हाँ ये एटॉमिक मास के हिसाब से लगे हुए हैं, लेकिन कुछ जो मासेस थे उसने देखा कि कई लोगों को उसने पीछे कर दिया था। एक्चुअली में उसके मास ज़्यादा होता है, लेकिन उसने उसे पीछे रखा। क्यों, जैसे मान लो कि आर्गन है, आर्गन का मास कितना होता है, 40 होता है, के का मास कितना होता है, 39 होता है। तो उसने क्या करा, उसने आर्गन को पीछे ही रखा जबकि उसका मास ज़्यादा था, लेकिन वो इस बात को बता नहीं पाया कि वो पीछे क्यों गया, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल जब इन्होंने बनाई तो इनका सबसे पहले क्या चीज़ रही, इन्होंने जो कि प्रिंसिपल रखा अपना, क्या रखा बेटा, एटॉमिक मास रखा। ये सब 10th का ही है बेटा, जो भी चल रहा है ना, ये सब 10th में पढ़ा था आपने, वही चल रहा है कि क्या है बेटा, एटॉमिक मास था, ठीक है ना, एटॉमिक मास था। तो नोट्स आपको अपने आप से बनाने हैं, ठीक है ना। मैं आपको टॉपिक्स लिखते जा रहा हूँ सारे के सारे, जैसे मैंने टॉपिक लिखा, इस टॉपिक के नीचे कुछ लिख लेना, जैसे मैंने आपको जो पढ़ाया उस जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से कुछ अगर लिखना चाहते हो तो वो लिख लो, नहीं तो मतलब इसके बारे में कुछ लिख लेना जैसे ये। तो इसका क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, दिस इज योर बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये बेसिक प्रिंसिपल है आपका कि क्या है, एटॉमिक मास के बेस पे उसने क्या कहता,
एलिमेंट्स को क्या किया था, क्लासीफाई किया था, ठीक है ना। तो पहली बात ये थी, ठीक है ना। और उसने क्या, दूसरी चीज़ क्या देखी, उसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे देखी थी, उन्होंने क्या किया था, ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स के बारे में ऊपर लिखा था, ठीक है ना, अपनी टेबल में ऊपर क्या ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स के बारे में लिखा था। और उन्होंने क्या किया था, लेफ्ट द स्पेस फॉर एटम एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होने बाकी थे, उनको जो लगता था कि ये बाकी हैं, उन्होंने उनके लिए जगह छोड़ दी थी उनके बीच में जहाँ पर जगह बननी चाहिए थी, ठीक है ना। और उन्होंने उसका नाम भी दे दिया था, इका बोरॉन, इनका सिलिकॉन, एरिका एल्युमिनियम, 3 उन्होंने दिए थे। और 3 एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया था कि 3 एलिमेंट्स और निकलेंगे और उनके लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ, और इनकी प्रॉपर्टीज़ किसकी तरह होंगी उसने ये भी बता दिया था, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये हमारे मेंडलीव के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्लासिफिकेशन के उसमें, ठीक है ना। और ईका का मतलब होता है नेक्स्ट, ईका का मतलब होता है नेक्स्ट, मतलब अगला जो भी होगा, ये अगला बोरोन की तरह होगा, या अगला सिलिकॉन की तरह होगा, या अगला किसकी तरह होगा, ये अगला एल्युमिनियम की तरह होगा, उन्होंने ऐसा बताया। तो ठीक है, तो दिस वाज द, उसकी क्या थी, ये उसकी कुछ अचीवमेंट्स थी कि उसने स्पेस दी, उन्होंने जो भी उन्होंने क्या कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई, वो एकदम ठीक बताई, ठीक है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या रहेगी, उनके जो प्रॉब्लम्स आएगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या क्या बनाया, देखो उनके वर्टिकल ग्रुप्स कितने थे, ठीक है ना। उनके पास 8 ग्रुप्स थे वर्टिकल में, ठीक है ना, 8 ग्रुप्स थे। और पीरियड्स कितने थे उनके पास, 12 पीरियड्स थे, ठीक है ना, 8 ग्रुप्स और 12 पीरियड्स, ठीक है ना। हर पीरियड की खासियत क्या थी, जो पीरियड लिखा हुआ है सामने उसमें उतने शेल होंगे, ठीक है ना, हर पीरियड में ऐसा था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, 12 पीरियड्स बनाए और कई पीरियड्स को एक साथ कंपाइल कर दिया, जैसे 1, 2, 3 को एक साथ कंपाइल किया था, उसके बाद 4, 5 को एक साथ कंपाइल किया, 6, 7 को एक साथ कंपाइल किया, 8, 9 को एक साथ किया और 10, 11 को एक साथ किया, ठीक है ना। वो ये सब काम उन्होंने इसलिए किया ताकि वो ये बता सके कि हाँ, ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो मेरे ग्रुप्स हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ जो नेक्स्ट आ रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत अलग आ रही है, ठीक है ना। उनको उसने क्या किया, उसके हिसाब से, क्या कहते हैं, आपके एटॉमिक वेट के हिसाब से किया। तो अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपकी बुक में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल लिखी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसने फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन को लिखा। सबसे बड़ी गलती उसने ये करी कि उसने फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन को लिख दिया और हाइड्रोजन को बोला कि हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है वो H2O बनेगी, लेकिन इसकी हाइड्राइड तो बन नहीं सकती क्योंकि ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज़ वो ये नहीं बता पाया कि जब ये हाइड्रोजन जो H2O बनाता है, यानी कि ये जब H2 बना रहा है, यानी जब ये HCl बना रहा है, तो ये ऐसा बिहेवियर कर रहा है। लेकिन जब ये NH बना रहा है, जब ये NaH बना रहा है, तो इसका बिहेवियर अलग तरह से क्यों है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर तो इसने क्या किया, कोवलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो अगर आपका आयन टूटेगा तो H+ और Cl नेगेटिव के में टूटेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जब इसके आयन्स टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे, Na पॉजिटिव और H नेगेटिव के टर्म्स में टूटेंगे ना, NaH के। तो जब ये टूट रहा है तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि H+ भी हो सकता है, H- भी हो सकता है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए इसको कहीं भी क्लासीफाई आप नहीं कर सकते, इसलिए वो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ फेल हो गए। तो पहली जो लिमिटेशन थी वो क्या थी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये हमको नहीं पता, ठीक है ना। जो उन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बताई थी वो एकदम गलत बताई, ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज कुछ पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स उन्होंने क्या करा उसके बारे में नहीं बता पाया, जैसे कि आइसोटोप्स हो गए, ठीक है ना। पोजीशन जो थी आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स की, उसके बारे में वो नहीं बता पाए कि पोजीशन क्या होगी आइसोटोप्स की, ठीक है ना। क्योंकि आइसोटोप्स का मास तो अलग अलग होगा ना। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो मास के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से क्या किया था, उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल रखा था कि मैं एटॉमिक मास के हिसाब से लगाऊंगा सबको। तो एटॉमिक मास के हिसाब से लगाएंगे तो तीनों का मास अलग अलग है। तो कार्बन 14 को 14 यानी कि नाइट्रोजन के साथ रखना पड़ेगा, दोनों को एक साथ भी नहीं रख सकते। मान लो एक साथ रख भी दिया तो कार्बन की जो प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम थोड़ी है, वो तो अलग अलग है।
तो कार्बन की प्रॉपर्टी और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होने की वजह से आइसोटोप के बारे में कुछ नहीं बता पाया। तो उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बताया कि पोजीशन क्या होगी आइसोटोप्स की, ठीक है ना। कुछ अलग अलग अजीब से पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स जिनके बारे में बात करूं कि जैसे मैंने पहला पेयर आपको बताया कि इसका जो एटॉमिक मास है वो 40 है, इसका 39 है, फिर भी इससे पहले आता है, पोटेशियम बाद में आता है, ठीक है ना। जबकि उनके रूल के हिसाब से पोटेशियम को पहले आना था और आर्गन को बाद में आना था। ऐसे ही कोबाल्ट का वेट कितना है, कोबाल्ट का वेट कितना है इनकी टेबल में देखेंगे। कोबाल्ट कहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, देखो कोबाल्ट इन्होंने लिखा है यहाँ पे, कहाँ गया कोबाल्ट, कोबाल्ट को इन्होंने लिखा है अपने 8th ग्रुप में, ठीक है ना। 8th ग्रुप में देखेंगे कोबाल्ट की वैल्यू नंबर कितना है 59। कोबाल्ट का इन्होंने क्या बताया वेट 59 बताया, ठीक है ना। और निकिल का वेट कितना है बेटा, निकिल का वेट हमारे पास है 58, ठीक है ना। तो निकिल का वेट कम है, ठीक है ना, निकिल का वेट कम है और कोबाल्ट का वेट ज़्यादा है। फिर भी कोबाल्ट को पहले लिखा है और निकिल को बाद में लिखा है। देखो इसमें देखो पहले आयरन लिखा है, फिर कोबाल्ट लिखा है, फिर निकिल लिखा है, फिर कॉपर लिखा है। मतलब इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी सेम होगी, इसके ऑक्साइड सेम बनेगी, लेकिन इस ऑक्साइड सेम बनने के बावजूद जो है, जो हमारा कॉपर है उसको पहले लिखा उन्होंने, निकल बाद में लिखा, जो कि एक्चुअली सही है, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक मास भले ही ज़्यादा है, लेकिन कॉपर का एटॉमिक नंबर निकल से कम है। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, निकल से कम है, ठीक है ना। तो ये कुछ पेयर्स के बारे में जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किया, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किया। लेकिन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करने के बावजूद ये हुआ कि ये इनको क्या कहते हैं, तो इनको ये बताने में, मतलब ये कर नहीं पाए कि ये नहीं बता पाए कि इसका एटॉमिक वेट पीछे इसका एटॉमिक वेट आके जो आपने बेसिक प्रिंसिपल रखा था वो तो उसको वायलेट कर रहा है, आप ऐसे कैसे रख सकते हो। तो उन्होंने बस यही बोला कि मैंने प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से रखा, तो उन्होंने कहा कि यानी कि आपका लॉ फेल कर गया जो आपने लॉ बनाया है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। ऐसे ही एक और पेयर था TE और क्या है आपके पास, TE और आयोडीन, ठीक है ना। टेरेलियम और आयोडीन के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया, ठीक है ना। तो टेरेलियम का जो वेट था वो कितना था, 127 था, और आयोडीन का वेट 127.6 यानी कि वो 128 के आसपास था, और आयोडीन का वेट 127 था। फिर भी क्या करा इन्होंने, आयोडीन को बाद में रखा और टेरेलियम को पहले रख दिया। देखो आयोडीन और ये किस में आएंगे, जब हम ध्यान से देखेंगे आयोडीन किस में आएगा, हमारा ग्रुप 8th में आएगा। और टेरेलियम का वेट कितना है बेटा, टेरेलियम का वेट है हमारा 127, ठीक है ना, 128 सॉरी। तो 128 वेट होते हुए टेरेलियम पीछे है और हमारा आयोडीन आगे है, ठीक है ना। तो ये कुछ एनानोमस पेयर थे, मतलब ये जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस बता नहीं पा रहे थे। तो थर्ड तो ये हो गए, थर्ड जो लिमिटेशन थी ये होगी। तो 3 लिमिटेशंस आपने देखी अभी तक पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न जो मेंडलिक की पीरियोडिक टेबल थी उसकी 3 लिमिटेशन। अगली प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ डिसिमिलर आइटम जो है वो एक साथ ग्रुप कर दिए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम सोडियम पोटेशियम जो थे वो पहले ग्रुप में थे, ठीक है ना, और उसके साथ कॉपर रुबीडियम कॉपर भी पहले ग्रुप में ही रख दी, जबकि कॉपर क्या हमें पता है, कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ इसके साथ मैच नहीं करती, क्योंकि कॉपर की जो प्रॉपर्टी है देखोगे तो आप कॉपर के जो वैलेंसी है वो +2 में आती है, और पोटेशियम की वैलेंसी है +1 में। तो पोटेशियम और कॉपर तो कहीं से कहीं तक मिलते ही नहीं है, फिर भी कॉपर को उसी में इन्होंने रख दिया, ठीक है ना। पता नहीं किस बेसिस पे रखा है, यहाँ पर इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। तो ये डिस्क्रिमिनेट आइटम जब साथ में रखे इन्होंने तो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, ठीक है ना। ग्रुप फर्स्ट बी के भी अगर बारे में देखेंगे ग्रुप फर्स्ट बी में देखेंगे तो ग्रुप फर्स्ट बी में देखेंगे हम कि यहाँ पर सिल्वर और इन्होंने किसको, सिल्वर को और गोल्ड को एक साथ रखा है, ठीक है ना, और सोडियम को भी उसके साथ ही रखा है, ठीक है ना। सेकंड फर्स्ट का बी पार्ट इधर वाले को ए पार्ट मानते हैं, उधर वाले को बी पार्ट मानते हैं। तो बी पार्ट में हमने देखा कि इन लोगों को इन्होंने साथ में रख दिया, जबकि ये कभी साथ होने ही नहीं चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ तो कभी सेम मैच कर ही नहीं रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रही उनको एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है ना। ये थी आपकी चौथी लिमिटेशन की, क्या इसमें लिखोगे आप, एनालॉमस ग्रुपिंग, ठीक है ना। एनालॉमस मतलब शक के दायरे में रहने वाली ग्रुपिंग करी उन्होंने, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या हुआ, ये इनका ग्रुप चेंज हो गया, मतलब हम ये प्रूफ नहीं कर पाए कि हाँ ऐसा क्या है, क्यों है, ठीक है ना।
और ग्रुप 8 के एलिमेंट की पोजीशन के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। सारे ग्रुप एलिमेंट जो 8 में थे वो सब एक साथ लिख दिए उन्होंने, ठीक है ना। उनका ये भी नहीं बोला कि ये आगे होगा वो पीछे होगा, सब एक साथ लिख दिया उन्होंने, ठीक है ना। वहाँ पर प्रॉपर्टीज तो सेम थी, लेकिन अब क्यों था ऐसा, क्यों हो रहा है, इसके बारे में उनको कुछ नहीं पता था, क्योंकि तब तक क्या आपके ऑर्बिटल्स डिस्कस नहीं हो पाए थे। जो मैंने ऑर्बिटल्स आपको पढ़ा दिए हैं अभी, एसपीडीएफ ऑर्बिटल थे नहीं उनके पास सिर्फ क्या शेल के बारे में था। बोर मॉडल आ चुका था, तो बोर मॉडल के हिसाब से वो करते जा रहे थे, लेकिन बोर मॉडल तो ऑलरेडी हमें पता है कि वो गलत था, तो वो गलत था, इस वजह से वो इस गलती को नहीं बता पाए, तो इस वजह से ये फेल हो गए। अगर मेंडलीव के टाइम पे ये सब ऑर्बिटल्स आ गए होते तो हो सकता था कि मेंडलीव भी ये सब क्लासिफिकेशन सही करता, लेकिन उसके टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था। तो अचीवमेंट तो थी उनके पास कि उन्होंने क्या कहते हैं अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में बताया, उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि कौन से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, उस हिसाब से उन्होंने उनको मैनेज करके रख रखा था। लेकिन वो कभी भी ये नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हुआ, जो भी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो उनके एनालॉगस बिहेवियर आ रहे थे वो क्यों हो रहे थे, वो ये नहीं बता पाए, ठीक है ना। इसके अलावा पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स और एस्टेनाइट्स, जो भी पोजीशन थी इनकी, लेंथेनाइट और एस्टेनाइट जो होते हैं ग्रुप एफ एलिमेंट होते हैं, उनके बारे में वो कभी डिस्कस नहीं कर पाए कि वो कहाँ पे रखे जाएंगे, कैसे रखे जाएंगे, वो क्यों ऐसे आपने डील किए हैं, उसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाए, ठीक है ना। तो जो इनकी मॉडिफाइड टेबल थी, मेंडलीव की मॉडिफाइड टेबल थी, उस टेबल में भी ऐसे यही प्रॉब्लम्स, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि ना क्यों इन्होंने क्या पहले मेंडलीव टेबल बनाई, मेंडलीव के जाने के बाद उन्होंने मेंडलीव की क्या कैसी मॉडिफाइड टेबल बनाई। उसमें जो भी उन्होंने एलिमेंट्स खोजे थे उनके जो नाम थे वो नाम के साथ लिख दिए गए, जर्मनियम, गैलियम, स्कैंडियम सब लिख दिए गए वहाँ पर, ठीक है ना, जो उन्होंने खोजे थे। उसके अलावा लेंथेनाइट्स के बारे में भी लिखा गया, आप देखोगे इसकी मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। अगर मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाना चाहूँ, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना, कि मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल क्या है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमारे मेंडलीव के साथ थी। मेंडलीव की मेन प्रॉब्लम यही थी कि उनके टाइम पे उन्होंने फिर से क्या किया, उन्होंने जो गलती सब करते आए कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एटॉमिक मास के ऊपर डिफ्रेंशिएशन किया, क्लासिफिकेशन किया, जबकि अगर यही काम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया होता तो ये कभी गलती नहीं होती। जो काम किस में किया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन्होंने बताया कि जो भी आपका क्लासिफिकेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा, एटॉमिक नंबर पे बेसिस पे होगा। जिससे पहली प्रॉब्लम जो आइसोटोप्स की प्रॉब्लम थी वो डिस्कस हो गई। आइसोटोप सारे के सारे एक साथ रखे गए क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम था, एक ही जगह पे रखे गए। उनके मास नंबर अलग थे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ वो एकदम सेम शेप हो रहे थे। कार्बन अगर 12 है और कार्बन 14 है, रिएक्शन करने के बाद दोनों CO2 ही बनाएंगे, ठीक है ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम जो आपके तीन ये आपके मैंने आइसोटोप्स बताए थे, ये सब H2O, D2O, T2O ही बनाएंगे। अगर ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो सेम रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो यानी कि आइसोटोप्स की पोजीशन को आप आराम से लिख सकते हो इसमें, ठीक है ना। तो दैट्स वाई जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो थोड़ी सी अच्छी चली, उसके बारे में उन्होंने वो कुछ कह पाए। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, आप लिख सकते हो, इसके लिए डेफिनेशन लिख लो, और इस डेफिनेशन लिखने के बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ इतना डाल लेते हैं कि उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वो वर्क कर रहा है, जिसके ऊपर हमने क्लासिफिकेशन किया, वो क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसको हमने अलग किया है। तो अब आप लिख लो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के लिए कि इट स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो इससे ये पता चल गया कि जो भी इनकी एटॉमिक नंबर है वो उससे पता चल रहा है कि उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पे डिफाइन करता है। मतलब जो एटॉमिक नंबर है उससे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। दैट इज इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एक साथ रखे गए फिर, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले अलग अलग रखे गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर एक रूल बन रहा है, जो रूल बन रहा है वो एटॉमिक नंबर का बन रहा है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रही है, इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है वो हमारी सक्सेसफुल रही, क्योंकि वो ये सारी की सारी जो भी कमियाँ पीछे तक आगे तक आ रही थी वो सारी कमियों को दूर करते हुए उन्होंने पीरियोडिक टेबल को बना दिया, ठीक है ना। तो जो भी हम ये ऐसा पीरियोडिक टेबल बना पाए
जो कि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के बनाया, वो सब मेंडलीव की वजह से ही हो पाएगा, क्योंकि मेंडलीव ने ऑलरेडी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बारे में बता दिया था कि उसकी ऑक्साइड हाइड्राइड कैसे बनेगी। तो यही उन्होंने प्रॉपर्टीज़ देखी कि उसकी ऑक्साइड कैसे बनेगी, हाइड्राइड कैसे बनेगी, और उसके बाद सबको क्लासिफिकेशन करके एक के नीचे एक लिख दिया जहाँ पर लिखना था। ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा करा। और ऐसा करने से क्या हुआ, हमने ये देखा कि ये लोग सबके सब कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं। तो जैसे हमें ये पता चला कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक मैडम पीरियोडिक टेबल बनाई। इस टेबल में हर ब्लॉक के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अलग अलग कर दिए गए। इसका मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ भरे गए, एस में। आउटर मोस्ट शेल के जब आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पी में भरे गए, आउटर मोस्ट शेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में भरे गए, आउटर मोस्ट शेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में भरे गए। तो उनको, उन ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को उस नाम से डिनोट करा हमने, उस ऑर्बिटल के एलिमेंट्स को, मतलब जो आखिरी ऑर्बिटल फिल हो रहा था उसके हिसाब से हमने उसको उस कैटेगरी में डाल दिया कि ये एस ब्लॉक में है, ये पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है, एफ ब्लॉक में है। और ये सारे के सारे हमने देखा कि ये वाले जो एस ब्लॉक वाले थे उनकी प्रॉपर्टीज अलग थी, पी ब्लॉक वालों की प्रॉपर्टीज अलग थी, डी ब्लॉक वालों की प्रॉपर्टीज अलग थी, एफ ब्लॉक वालों की प्रॉपर्टीज अलग थी। तो हमने देखा कि ये ब्लॉक वाइज भी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। ठीक है ना, ग्रुप वाइज भी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है ना, पीरियोडिसिटी वाइज भी अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग क्या है, उनका शेल नंबर अलग अलग रहता है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है वैसे वैसे पीरियड बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं उसमें ग्रुप नंबर चेंज होता जाता है। ठीक है ना, तो इसको कैसे बनाया, कैसे ये सब हुआ, ठीक है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो अभी तक की जो क्लास थी आज की, वो सारी क्लास में हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पुराना जो था उसको सब रिकॉल किया है, जो भी हमने 10th में पढ़ा था। अब इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, और उसके बाद जो भी इनके ट्रेंड्स फॉलो होंगे, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप वाइज, ब्लॉक एलिमेंट वाइज, या फिर एस ब्लॉक, बी ब्लॉक वाइज, एफ ब्लॉक वाइज, ये कैसे प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा, समझ में आने वाली बात। और हम ये भी बात करेंगे कि कैसे इनके रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जितने भी ये जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कैसे कैसे हमारी चेंज हो रही हैं। ठीक है ना, इसके बारे में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर में हम सिर्फ क्लासिफिकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना, होप यू अंडरस्टैंड जितने भी मैंने आज पढ़ाया होगा। जो भी आपको डाउट्स डिस्कशन है वो आपकी जब भी अगली लाइव क्लास होगी उसमें आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो इस चैप्टर के। ठीक है ना, थैंक यू।